ओके। चलो बच्चों, ये देखो आप, ये पेपर है आपका G145 19F, जो 26 को आपका ये पेपर हुआ था। पेपर आपका ये हुआ था 26 को। इस पेपर में आज आपका बेटा थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट था, क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन है, ये आपका डिस्कस हो जा रहा है। ढंग से देखते जाइए एक एक क्वेश्चन आपका कि क्या है कैसे है। तो आइए, इसमें आपका जो बेटा पहला क्वेश्चन है वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका नीट में आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन हैबर प्रोसेस 20 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वेयर टेकन फॉर ए रिएक्शन which yielded only 50% of the gaseous mixture under these condition। फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि हैबर प्रोसेस में 30 लीटर डाई हाइड्रोजन गैस और 30 लीटर डाई नाइट्रोजन गैस लिया जा रहा है, और ये जो रिएक्शन की यील्ड है वो केवल और केवल कितनी है, 50%। तो फिर एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसियस मिक्सचर अंडर दिस कंडीशन। क्वेश्चन है कि हैबर प्रोसेस में 30 लीटर डाई हाइड्रोजन 30 लीटर डाई नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करे, रिएक्शन की यील्ड केवल और केवल 50% है। तो जब रिएक्शन समाप्त हो जा रहा है तो बेटा जो कंटेनर होगा उसमें गैसियस मिक्सचर क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले रिएक्शन को आप बैलेंस फॉर्म में लिख दो। तो देखो रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है कि 1 मोल डाई नाइट्रोजन गैस 3 मोल डाई हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल अमोनिया गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। रिएक्शन की यील्ड ढंग से देखिए 50% है। रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 50%। और एग्जामिनर कह रहा है कि रिएक्शन शुरू हुआ है 30 लीटर हाइड्रोजन से और 30 लीटर नाइट्रोजन। रिएक्शन शुरू हुआ 30 लीटर N2 से और ये 30 लीटर H2 है। तो क्या होगा, कैसे होगा, ढंग से देखो। अब इस रिएक्शन में देखिए दोनों रिएक्टेंट के बारे में दिया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन नहीं होगा। रिएक्शन कह रहा है कि 1 लीटर 3 लीटर के साथ कंप्लीट रिएक्ट करे तो इसके 2 लीटर बन रहे हैं। 1 मोल 3 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल। आप बेटा इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो लीटर में, तो 1 लीटर 3 लीटर के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करे तो कितने बन रहा है, 2। अब ये बताओ, इसके 1 के लिए 3 चाहिए तो 30 के लिए इसका कितना चाहिए, 90 लीटर, लेकिन दिया कितना है, 30। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये इसमें बेटा जो डाई हाइड्रोजन गैस है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया जो गैस बनेगी वो केवल और केवल डिपेंड करेगी हाइड्रोजन पे। अब देखो रिएक्शन कह रहा है कि अगर ये बेटा 3 लीटर है तो ये कितना बन रहा है, 2। तो 30 होगा तो बनना चाहिए 20। 3 से 2 बन रहा है तो 30 से ये कितना बनना चाहिए, 20। लेकिन रिएक्शन की यील्ड केवल आधा है, मतलब आधा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बताओ, अगर ये 30 रहता तो ये 20 होता। रिएक्शन की यील्ड आधी है तो ये कितना बना, 10। 20 नहीं, ये कितना बनेगा, 10। तो एक आंसर हुआ अमोनिया का 10। अब ये बताओ, ये बेटा आपका पूरा खर्च होता 30 खर्च हो रहा था, लेकिन यील्ड आधी है तो आधा खर्च हुआ। तो 30 में 15 खर्च हुआ तो बच कितना गया, 15। तो ये कंटेनर में रह गया 15। अब ये बताओ, इसके 3 के लिए इसका कितना मोल यूज हो रहा है, 1। तो 30 के लिए इसके कितने मोल यूज हुए, 10। लेकिन बेटा यील्ड आधा तो 10 नहीं 5 खर्च हुआ तो बच कितना गया, 25। तो वो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें अमोनिया कंटेनर के अंदर 10 लीटर है, हाइड्रोजन 15 लीटर है और डाई नाइट्रोजन कितने लीटर है, 25। तो आंसर आपका जो होगा वो कौन सा हो गया, ए। ढंग से देख लो ये क्वेश्चन आप कि क्या है कैसे है। अब आइए बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या है कैसे है। कह रहा है कि इफ 1 ml of water contain 20 drop, then
द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज। एग्जामिनर कह रहा है कि पानी के 1 ml में पानी के बूंद कितने हैं 20। पानी के बेटा 1 ml में पानी के बूंद कितने हैं 20। तो एग्जामिनर कह रहा है कि पानी के 1 बूंद में पानी के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप, कह रहा है कि पानी के 1 ml में पानी की बूंद कितनी है 20। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज। तो पानी के 1 ड्रॉप में पानी के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले बेटा आप 1 ड्रॉप का जो डाटा है वो निकाल लीजिए। अच्छा, पानी के केस में 1 ml की जगह पे आप लिख सकते हो 1 ग्राम, ये आप लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए 20 ड्रॉप का बेटा जो मास है वो 1 ग्राम है। पानी की डेंसिटी 1 होती है, जिसके कारण पानी का 1 ml और 1 ग्राम क्या होता है बराबर। 20 ड्रॉप का मास 1 ग्राम है, हमें 1 ड्रॉप से मतलब है, तो 1 ड्रॉप का जो मास होगा वो होगा 1/20 ग्राम। अब हमें बेटा पानी के 1 ड्रॉप का मास मिल गया 1/20 ग्राम। अब हमें क्या करना है कि इस मास को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में। तो बेटा इधर ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होगा। अगर मास दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो सबसे पहले मास को कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल, और फिर नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से सुनिए, जब भी आपको बेटा किसी भी चीज का मास दिया हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो सबसे पहले मास से मोल निकालो, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। डाटा आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा डाटा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आइए अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो कह रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज ए डेंसिटी इतनी ग्राम पर ml एंड मोलरिटी 8 मोलर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.025 ग्राम पर ml है और सॉल्यूशन की मोलरिटी 8 मोलर है। तो सॉल्यूशन का स्मॉल m कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा स्मॉल m का फार्मूला लिखो। सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमें कैलकुलेट करना है। बेटा एग्जामिनर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया है और सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो एग्जाम तक बेटा जाते जाते आप लोग भूलते हो, लेकिन डायरेक्ट देखिए कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे। डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी। और मोलरिटी निकालने का बेटा फार्मूला होता है, मोलरिटी निकालने का आपका फार्मूला होगा, मोलरिटी निकालने का फार्मूला होगा, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.025 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की मोलरिटी एग्जामिनर दिया है 8 मोलर और सॉल्यूशन का स्मॉल m पूछ रहा है। तो बेटा जो मोलरिटी होगा, स्मॉल m होगा, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका डाटा होगा। अब यहां पे देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए
और 8 मोलर का मतलब होगा कि 8 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो यहां से बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 8। अब हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए और किसमें चाहिए केजी। तो कुछ न कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेंसिटी और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का हमें मोल मालूम है, सॉल्यूट का मास निकाल दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो यहां से देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपका होगा। अब यहां पे हम क्या करें कि सॉल्यूशन का बेटा मास निकालें। तो सॉल्यूशन का मास हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये और सॉल्यूशन की डेंसिटी ये, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 1025 ग्राम। अब हम इसमें से माइनस कर दें सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट का मास होगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल इंटू सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। C2H5 इथेनॉल, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होगा 12 दूना 24, 36, 10 40 46, ये होगा इतना। क्लियर? तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये डाटा ग्राम में है, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए केजी में। तो ये देखो यहां पे अब डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं 1025, इसमें से माइनस कर दो 8 इंटू 46, ये आया मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और इसको केजी में चेंज करने के लिए ऊपर क्या लेते जाओ 1000। तो ये आपका आंसर हो गया 8 इंटू 1000 अपॉन 1025 माइनस 8 इंटू 46। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि A प्लस 2B प्लस 3C रिएक्ट किया तो बना AB2C3। अब एग्जामिनर कह रहा है कि 6 ग्राम ऑफ A, 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ B और 0.036 मोल ऑफ C आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड AB2C3 बना रहे हैं। तो कह रहा है एग्जामिनर कि अगर A और C का एटॉमिक मास इतना इतना है, A और C का एटॉमिक मास इतना इतना है, तो B का एटॉमिक मास कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। आइए यहां पे साफ लिख दें, रिएक्शन कह रहा है कि A प्लस 2B प्लस 3C बनाएगा आपका AB2C3। अब एग्जामिनर कह रहा है कि A का 6 ग्राम, B के A का 6 ग्राम, B के 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और C का कितना यूज हो रहा है 0.036 मोल। तो बेटा ये मोल है, तो और इसका कितना बन रहा है 4.8 ग्राम, ये बन रहा है ये, ठीक, ये मोल है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में 3 रिएक्टेंट हैं और तीनों के बारे में डाटा दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो, ये प्रोडक्ट कितना बना उस लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो आप क्या करो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको सोचो कि कितना बनेगा, और फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये दिया है ग्राम के फॉर्म में, ये दिया है एटम के फॉर्म में, और ये दिया है मोल के फॉर्म में। तो सबसे पहले सबको एक यूनिट में कर लो, जैसे बेटा आप सबसे पहले सबको मोल के फॉर्म में करो, तो ये हो गया 6 अपॉन 60 मोल, ठीक। इसका हो गया 6 इंटू
10 की पावर 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और ये हुआ 0.036। क्लियर। अब हमें देखो तो इसका बेटा हो गया 0.1, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.036 मोल। ये इतना मोल, ये इतना मोल और ये इतना मोल। रिएक्शन को ढंग से पढ़िए तो रिएक्शन कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ और इसके 3 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है। मतलब इसके 1 के लिए इसका 2 चाहिए और इसका कितना चाहिए 3। तो डाटा ढंग से देखिए। एक तरीका होता है कि सबके दिए हुए डाटा को सबके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो जो कम नंबर में आए वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। साफ साफ दिख रहा है कि ये सी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा। अब ये देखो ये 3 मोल है तो ये कितना मोल बना 1। तो बेटा इतना मोल है तो बेटा इतना बाई 3 बनेगा तो ये बना आपका AB2C3 जो बना वो बनेगा 0.012। अब इसका हमें मोल मालूम चल गया और हमें इसमें क्या निकालना है बी का एटॉमिक वेट। और बेटा इसका वेट कितना है तो हमें इसका मोल मालूम चल गया कि इतना बन रहा है। एग्जामिनर ने इसका वेट दिया हुआ है कि कितना बन रहा है 4.8 ग्राम। तो हमें बी का एटॉमिक वेट मालूम करना है। तो ये देखो फार्मूला यूज कीजिए। ये जो मोल निकला तो मोल इक्वल टू गिवन वेट 4.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये देखो AB2C3 के मॉलिक्यूलर वेट में ए के एक एटम का वेट होगा और ए के एक एटम का वेट कितना है 60। बी के 2 एटम का वेट होगा और बी का पूछा जा रहा है तो 2b रख दो। सी के कितने एटम का वेट रखना है 3 और सी का एग्जामिनर दिया कितना है 80। तो ये हो गया 80 इंटू 3 240। यहां से अब डाटा देखिए तो ये आपका हुआ, ये आप डाटा देखो तो यहां पे सॉल्व करो तो पॉइंट हटा तो नीचे 1000 लगा, ये पॉइंट हटा तो यहां पे नीचे आया 10, ये कटा, ये हो गया 12 4 जा 48, ये उधर गया तो ये हो गया 300 और ये 2b। तो 2b इक्वल टू हो गया 400 माइनस ये वाला 300। तो यहां से हो गया 100 तो b इक्वल टू हो गया 50। ये आपका आंसर। इसमें कौन सा आंसर है बी। ढंग से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का बड़ा अच्छा बेटा ये एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में कि क्या होगा कैसे होगा। तो ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आइए 55 में आप देखो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एलिमेंट है ए जिसका एटॉमिक वेट इतना है, दूसरा एलिमेंट है बी जिसका एटॉमिक वेट इतना है, कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड कंटेन्स 75% ए बाई वेट। फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये बताओ सिंपल देखिए, सारी चीजें छोड़िए। ए और बी के मिलने से जो फार्मूला बनेगा, ए और बी के मिलने से जो फार्मूला बनेगा, अगर हमें उसमें ए के नीचे ए के मोल कितने होंगे बी के मोल कितने होंगे ये मिल जाए तो ए का मोल इसके नीचे रख दो, बी का मोल इसके नीचे रख दो, हमारा सॉल्व हो गया। तो एग्जामिनर कह रहा है कि ए 75% है, मतलब ए का मास कितना है 75। तो बेटा 100 में से घटाओ तो बी का मास कितना हो गया 25। अब ए का एटॉमिक वेट कितना है 75, तो ये हो गया इसके मोल, और बी का बेटा एटॉमिक वेट कितना है 25, तो ये हो गया उसके मोल। यहां पे हो गया, ये कैलकुलेट कर दो 1, ये कैलकुलेट करो 1, फार्मूला बेटा क्या बन गया ए इंटू बी। ये आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ए का मोल सोच लो, बी का मोल सोच लो, उनके नीचे रख दो, न्यूमेरिकल आपका क्या हो गया सॉल्व। आंसर जाएगा ए इन बी। आइए अगले क्वेश्चन पे 56। अब देखिए 56 में आइए आप, तो एग्जामिनर कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। एन ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 40%
बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मेटल हैज एटॉमिक मास ऑफ 24, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज। फिर वही एक क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है कि एक मेटल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट है 40, तो बेटा मेटल कितना हो गया 60। एग्जामिनर कह रहा है कि मेटल का एटॉमिक वेट कितना है 24, तो ये हो गया मेटल का मोल, और ऑक्सीजन का जानते हो कि एटॉमिक वेट कितना होता है 16। सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ये हो गया 4 चौको 16, ये हो गया 4 छक्के 24, ये कटा कितनी बार में 10, ये भी कटा कितनी बार में 10, 10 और 10 आपस में कटे, तो आंसर क्या हो गया MO। आराम से देखिए सॉल्यूशन को, कितना सिंपल है, इसमें आगे न जाइए। एक ये तरीका आपका एम्पिरिकल फार्मूला छोड़ के। आइए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 57th। अब आइए देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बेटा दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो ये देखो सिंपल, जब भी बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है तो एम्पिरिकल फार्मूले में एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और मान लो वो नंबर n है। अब ये नंबर n कैसे आएगा, जब आप मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर दो, एम्पिरिकल वेट। जब आप मॉलिक्यूलर वेट को एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर दो तो एक नंबर आएगा, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन एम्पिरिकल फार्मूला में करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। मॉलिक्यूलर वेट है कितना 180, और CH2O का एम्पिरिकल वेट देखो 12 + 2 + 16, तो 12 2 14, 14 और 6 20 और 10 30, ये हुआ 30। यहां पे सॉल्व करो, n की वैल्यू कितनी आई 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो CH2O से, तो फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। आपका आंसर हो गया C। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट विल बी, द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज। एग्जामिनर कह रहा है कि इस रिएक्शन के द्वारा हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे हैं, तो इसका वेट कितना परसेंट लॉस होगा। तो देखो यहां पे रिएक्शन क्या है, 2KClO3 हीट किया तो ये बेटा बना 2KCl + 3O2। अब ढंग से सुनिए, एनसीईआरटी मोल कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें पढ़िए। तो पोटेशियम क्लोरेट होता है सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड होता है सॉलिड, और बेटा ऑक्सीजन क्या होता है गैस। अब लॉस क्या होगा, जो बेटा इवॉल्व हो जाएगा, और इवॉल्व कौन होगा, ऑक्सीजन गैस। क्लियर हुआ। तो यहां पे जब 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन गैस का हमें लॉस हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि 2 × 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें तो जो लॉस हो रहा है वो 3 × 32 ग्राम का हो रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 100 में पूछ रहा है। तो 1 ग्राम हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें तो जो लॉस होगा वो 3 × 32/2 × 122.5 ग्राम का होगा, और पूछा कितने में 100, तो परसेंटेज लॉस हो गया इतना ग्राम। ये आंसर आपका। सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा। इसमें बेटा ट्रिक ये था कि पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, तो जो गैस होगी वो इवॉल्व हो गई, और यही क्या था लॉस। अब आइए अगले क्वेश्चन पे।
देखिए इसमें क्या है, कैसे है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलर मास इतना दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बेटा रेशियो दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है, तो फिर वही हुआ, हमें एक नंबर चाहिए और उस नंबर के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, और एम्पिरिकल वेट के लिए चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला, और एग्जामिनर ने इस एम्पिरिकल फार्मूला के निकालने के लिए रेशियो दिया है। तो तरीका जो होता है वो अप्लाइड करो। तो यहां पे हुआ कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिखो, इसका रेशियो है 9, इसका है 1 और इसका होता है 3.5। तरीका होता है कि जो भी रेशियो, जो भी परसेंट दिया हो, सबको उसी के एटॉमिक वेट, कार्बन का जो रेशियो है इसके रेशियो को उसी के एटॉमिक वेट से क्या कर दो, डिवाइड। तो कार्बन का कितना है n, डिवाइड कर दो किससे, 12। हाइड्रोजन का 1 डिवाइड करो 1, नाइट्रोजन का है 3.5 डिवाइड किससे कर दो, 14। क्लियर। अब यहां पे देखिए कार्बन का है 12, 9, 1, 3.5 ये हुआ, तो यहां पे बेटा ये पॉइंट गया तो ये 90 हुआ, ये हो गया 12 सत्ते 84 और 6, फिर ये हो गया 1 और ये होगा आपका 14 दूना 28.25। अब करना क्या होता है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा डाटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो 0.25, इसको भी डिवाइड कर दो 0.25 और इसको भी डिवाइड कर दो 0.25, ये आया 3, ये आया 4 और ये कितना आया 1। मतलब कार्बन का जो कोफिशिएंट आया वो 3, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया C3H4n1। इसका हम वेट निकाल लें तो इसका जो वेट आएगा वो हो गया 12 36, 36 और 4 40, और 40 में 14 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 44। तो यहां पे हो गया n इक्वल टू 108, 44 नहीं, 12 36, 4 40, 10 50, ये हो गया 54। तो 54 से डिवाइड कर दो तो n इक्वल टू कितना आया 2, और इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इस फार्मूले में कर दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H8n2, ये आंसर C6H8n2 आंसर कौन सा जाएगा, पहला। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ढंग से देखो। इन द रिएक्शन कह रहा है कि 2 मोल एल्युमिनियम सॉलिड 6 मोल एक्वस HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन एक्वस बना, 6 मोल क्लोराइड आयन एक्वस बना और 3 मोल हाइड्रोजन गैस बना। तो पूछ रहा है कि इनमें से इस रिएक्शन के लिए कौन सी बात सही है। एग्जामिनर कह रहा है कि 6, पहला ऑप्शन 6 लीटर HCl एक्वस इज कंज्यूम फॉर एवरी, गलत है आंसर। बेटा एक्वस है तो एक्वस के लिए लीटर का यूज नहीं होगा, तो पहला आंसर नहीं होगा। अब आइए एग्जामिनर ने दूसरा आंसर क्या दे रखा है कि 33.6 लीटर हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल। ये देखो 2 मोल एल्युमिनियम यूज हो रहा है तो 3 मोल बन रहा है, तो 1 मोल एल्युमिनियम यूज होगा तो ये 1.5 मोल बनेगा, और 1.5 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होगा 33.6, जबकि इसमें टर्म यूज कर दिया है रिगार्डलेस कि एसटीपी से कुछ भी लेना देना गलत नहीं। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4, वो केवल और केवल बेटा किस पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसमें टर्म यूज किया है रिगार्डलेस, तो आंसर बी वाला भी नहीं होगा। अब आइए 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्युमिनियम। अब यहां पे एसटीपी दिया लेकिन ये डाटा गलत दे दिया, ये बनना चाहिए 33.6, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पे देखो 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल HCl कंज्यूम।
हर मोल HCl जो कंज्यूम होगा उसमें कितना हाइड्रोजन गैस बनेगा? 11.2 लीटर। तो देखो 6 मोल HCl तो 3 बोल रहा है, तो 1 मोल HCl होगा तो हाफ मोल बनेगा, और हाफ मोल का वॉल्यूम कितना हुआ? 11.2। तो आंसर कितना होगा? 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका क्वेश्चन 60। आइए क्वेश्चन नंबर 61 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? कह रहा है एग्जामिनर कि द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन विथ X% सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो डाटा दिया है ये दिया है वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 9। द वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 910 ग्राम, देन वैल्यू ऑफ X इज। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जामिनर का है, द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन विथ X% सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 9। द वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 910 ग्राम, द वैल्यू ऑफ X इज। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि X% सल्फ्यूरिक एसिड, X% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में X ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपका डाटा है। 100 ml सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो X ग्राम है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा। ये डाटा है कि 1 लीटर में कितना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 910 ग्राम। तो सबसे पहले हम निकाल लें। तो बताओ यहां से मोलैलिटी इक्वल टू है, मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंटू 910 ग्राम इंटू 1000। तो देखो यहां से 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, वो कितना होगा ये निकल आएगा। तो यहां से वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 9 इंटू 98 इंटू 910 अपॉन 1000। ये हमारा निकल गया डाटा। ठीक, तो अब यहां से ये हमें जो डाटा निकलेगा वो कितने में निकला? 1000, और हमें कितने में निकालना है? 100। तो जो भी आंसर आए उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए? 10। तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 61। आइए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट A and B are 40 and 80 AMU respectively. एग्जामिनर कह रहा है कि if X ग्राम A contain Y atom, how many atoms are present in 2X ग्राम of B? एग्जामिनर कह रहा है कि 2 एटम है A और B, A का एटॉमिक वेट है 40, B का एटॉमिक वेट बेटा कितना है? 80। कह रहा है कि A का X ग्राम में एटम कितने हैं? Y। तो बेटा B के 2X ग्राम में एटम कितने होंगे?
तो आइए यहां पे सॉल्व करें। तो A, नंबर ऑफ मोल ऑफ A हो गया x अपॉन 40, तो n ऑफ B हो गया 2x अपॉन 80। तो देखो जब दोनों के नंबर ऑफ मोल आपको सेम दिख गए, x/40, इसको भी सॉल्व करो तो ये भी कितना हो गया x/40। तो जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम, तो दोनों के नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, सेम। तो अगर पहले में कितना है y, तो दूसरे में भी कितना हो जाएगा y। तो आंसर क्या चला गया, C। आइए अगला क्वेश्चन, 62 के बाद 63। अब 63 में देखिए क्या है कैसे है। क्वेश्चन नंबर 63 में पढ़ो तो कह रहा है कि 0.8 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर एग्जैक्टली 40 ग्राम ऑफ NaOH in solution for complete conversion of all the carbon dioxide into sodium carbonate. If the mixture is completely oxidized to carbon dioxide, then find further required mole of NaOH। ढंग से बेटा इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। इस मिक्सचर जो मिक्सचर है वो 0.8 मोल है। इसके अंदर बेटा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए 40 ग्राम NaOH लग रहा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस मिक्सचर में जो बचा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना है, तो NaOH के और कितने मोल लगेंगे। तो चलिए रिएक्शन शुरू करें। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है, तो उसका बैलेंस इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, तो ये हुआ Na2CO3। बैलेंस करने के लिए कितने मोल होंगे, 2। तो इक्वेशन कह रहा है कि अगर इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है तो बेटा Na2CO3 बन रहा है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि 0.8 मोल में कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए NaOH कितना ग्राम यूज हुआ, 40। तो 40 ग्राम को हम मोल में चेंज करें तो हो गया 1, ये 1 आया। तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के द्वारा 2 मोल के लिए 1 लग रहा है, तो 1 मोल के लिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल लगेगा, हाफ। मतलब टोटल मोल 0.8 थे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.5, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हुआ 0.3। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस 0.3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए कितने मोल NaOH लगेंगे। अब यहां से ये सोचना होगा। तो एक डाटा देखिए इस क्वेश्चन में कि बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन O2 के द्वारा करा दें तो CO2 बनेगा 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑक्सीजन, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ढंग से देखो, कहने का मतलब है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इक्विवेलेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या करिए कि 0.3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, और फिर सोचो कि 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने मोल NaOH लगेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो 1 मोल के लिए 2 लग रहा है, तो 0.3 के लिए इसका कितना लग गया 0.6, तो आंसर होगा 0.6। 63 का आंसर हो गया B। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या है कैसे है। क्वेश्चन बेटा ये आपका नीट का आया हुआ, ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। कह रहा है कि 2 एलिमेंट हैं X एंड Y, X और Y कंबाइन हो रहे हैं, X और Y कंबाइंड हो रहे हैं, तो XY2 बन रहा है, X3Y2 बन रहा है। 0.1 मोल XY2 का वेट दिया है,
0.05 मोल X3Y2 का वेट दिया है और एटॉमिक वेट XY का पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का बेटा तरीका होता है कि जो दिया है उसका यूज करो और इक्वेशन बनाओ, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो XY2 का मोल है 0.1 और मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और इसका एटॉमिक वेट होगा X प्लस 2Y। ये पहला इक्वेशन, ठीक। फिर आप क्या करो कि X3Y2 के लिए सॉल्व करो, तो इसका मोल हो गया 0.05 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 3x का एटॉमिक वेट और 2y का। ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन बना, किसी एक को दूसरे में से बेटा सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा। तो ये आपका हुआ 64th का सॉल्यूशन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या है। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 9% बाई मास, डेंसिटी इतना, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। कह रहा है कि 98% सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी 1.80 ग्राम पर ml है। दूसरा बेटा एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और मोलैरिटी कितनी है 0.1। तो कह रहा है कि इसका हम कितना वॉल्यूम लें, इसका कितना वॉल्यूम लें कि ये बन जाए, इसका हम कितना वॉल्यूम लें कि ये बेटा बन जाए। तो ये बताओ, M1V1 इक्वल टू M2V2, दोनों एसिड सेम, तो नॉर्मेलिटी के भी चक्कर में ना पड़ो। इसका MV इक्वल टू इसका MV। अब इसका M क्या होगा, V पूछ रहा है, तो V इंटू इसका M क्या होगा, तो 10 इंटू मोलैरिटी का फार्मूला 10 इंटू X% इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू बेटा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आपका कट गया, यहां से वॉल्यूम का आंसर आया 98। अच्छा 98 कट गया। अब ये आया कि 18, यहां से आंसर आया 1/180। ये आया, ये जो डाटा आया ये बेटा लीटर में आएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ये जो डाटा आएगा ये ग्राम होने के कारण किसमें आएगा, लीटर। इसको ml में चेंज करो तो ये हो गया 1000 ml। इसको सॉल्व कर लो तो ये कट गया, आंसर हो गया 18×5 = 90, 5.55 ml। तो आंसर कौन सा चला गया, डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 66। तो देखो इसमें क्या है, 20 ml of 0.4 molar silver nitrate is reacted with 15 ml of 0.6 molar barium chloride. The mass of silver chloride produced is। ढंग से बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आपका आ चुका है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 20 ml ऑफ 0.4 मोलर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है 15 ml 0.06 मोलर बेरियम क्लोराइड के साथ, तो AgCl का जो मास बनेगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन आप लिख दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो बनेगा 2 AgCl। तो ये 2 मोल हो गया। एग्जामिनर कह रहा है कि इसका 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट किया तो इसका 2 मोल बना। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका 20 ml
और 0.4 मोलर इसके 15 ml और 0.6 मोलर के साथ रिएक्ट करे तो AgCl का कितना मोल बनेगा। अब देखिए डाटा दोनों के बारे में दिया है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट सोचिए, इसके 2 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 1 मोल बन रहा है और ये हमें इस फॉर्म में है, तो इसको भी मोल में चेंज कर लो। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से आप मोल इक्वल टू हो जाएगा मोल इक्वल टू 0.4 इंटू 20, तो ये हो गया 8 मिलीमोल, ठीक। इसका हो गया 15 छक्के 90, 9 मिलीमोल, ये आपका हो गया 9 मिलीमोल। अब यहां पे देखो 2 के लिए 1 लग रहा है तो 8 के लिए इसका लगेगा 16, 2 के लिए 1 लग रहा है तो 8 के लिए कितना लगा 16, लेकिन दिया कितना है 9। उल्टा देखो 1 के लिए 2 तो 9 के लिए 18, तो ये बेटा कम दिया हुआ है। यहां पे देखिए 2 मोल के लिए 1 लगेगा तो 8 मोल के लिए लगेगा 4, ज्यादा दिया हुआ है। उल्टा देखो 1 मोल के लिए 2 तो 9 के लिए 18, दिया कितना है 8, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो 2 मोल है तो ये 2 मोल बन रहा है, तो ये 8 है तो ये कितना बनेगा 8, 2 तो 2 तो ये 8 है तो ये कितना बनेगा 8, लेकिन याद रखना ये मिली मोल में है और इसका हमें अमाउंट पूछ रहा है, तो यहां पे हो गया 8 मोल में चेंज कर दो अपॉन 1000 मोल इक्वल टू, इसका मास हमें चाहिए तो वेट अपॉन उसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट 143.5। ये डाटा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा कितना होगा। आइए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है कि अच्छा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस साल पिछले साल लगातार 2 साल बेटा ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, लगातार 2 साल। थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लगातार 2 साल आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट on heating produces exactly the same amount of carbon dioxide which convert 30 gram of magnesium oxide to magnesium carbonate। एग्जामिनर कह रहा है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो ये बेटा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जामिनर कह रहा है कि 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें 30 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज करने के लिए हमें उतना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए 30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज करने के लिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एग्जामिनर कह रहा है कि हम 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जितना हमें चाहिए 30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज करने के लिए। तो ये बेटा कितना प्योर है, कितना परसेंट प्योर है। अब सुनिए ये कितना परसेंट प्योर है, मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि जो बेटा 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ये पूरा का पूरा नहीं टूट रहा है, कम टूट रहा है, कम टूट रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है और सब पार्ट प्योर है। कभी भी इंप्योरिटी बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो इसके अंदर प्योर होगा वही केवल और केवल रिएक्शन में जाएगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले सोचिए, अच्छा इधर परसेंटेज निकालने का बेटा फार्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फार्मूला होता है कि कंपाउंड का प्योर पार्ट ऊपर
टोटल पार्ट नीचे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 ये होता है। तो सबसे पहले सोचो कि 30 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। तो डाटा देखिए, डाटा कह रहा है कि 1 मोल के लिए 1 मोल लग रहा है। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम के लिए 44 लग रहा है। तो बेटा 30 ग्राम के लिए इसका लगेगा 44/40 गुणे 30 ये लगेगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा ये 33 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, तो 33 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। अब ये देखो, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल हीट करो तो 1 मोल इवॉल्व हो रहा है। 100 ग्राम हीट करो तो बेटा इसका 44 ग्राम निकलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा सोचो। यहां पे क्वेश्चन उल्टा क्या सोचो कि अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये कितना ग्राम चाहिए? 85। ये कितना ग्राम चाहिए? 100। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 ग्राम निकलेगा 100/44, तो 33 ग्राम निकलेगा 100/44 गुणे 33। ये जो हमें 33 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो बेटा 85 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं मिल रहा है, उससे कम इतने से ही मिल जा रहा है। मतलब 85 में केवल यही पार्ट प्योर है और सब जो पार्ट है वो क्या है? इम्प्योर। तो रख दीजिए फार्मूले में, परसेंटेज प्योरिटी में प्योर पार्ट ऊपर, तो प्योर हो गया कितना? 100/44 गुणे 33। इम्प्योर कितना है? मतलब टोटल कितना है? 85, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दो? 100। इस डाटा को बेटा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका 88 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से करिए इस क्वेश्चन को। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करिए, सोचिए कि कैसे क्या सॉल्व होगा। अब इसमें देखिए, तो फिर से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 68, ये पुराने पैटर्न पे अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उस पे आपका ये बेटा रिपीट हो रहा है। ठीक, तो अब ये पूरा का पूरा जो कल वाले पेपर में, मतलब आपका संडे वाले पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक, एक दिन और हम जो उससे पहले पेपर हुआ था उसमें भी जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के बेटा जितने भी आपके क्वेश्चन ढंग के हैं वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिए। थैंक यू।